ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस क्लास 10th का एक्सक्रीशन टॉपिक्स। इसके अंदर बहुत चीजें हम पढ़ चुके हैं, किडनी से रिलेटेड बात कर चुके हैं। एक्सक्रीशन मैंने ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स के बारे में था वो बात कर चुके हैं। किडनी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। किडनी का फंक्शन, मेन फंक्शन रोल क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, यूरिन का फॉर्मेशन, उसके भी बात हम कर ही रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया। अगर बात करें एक्सक्रीशन के अंदर, तो एक्सक्रीशन के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन ये टॉपिक चल रहा था। देखो चैप्टर तो है लाइफ प्रोसेस, और तुम बच्चे हो किसके, क्लास 10th के, अपने माता पिता के तो हुई, उसके अलावा तुम क्लास 10th के बच्चे हो और तुम पढ़ क्या रहे हो, एक्सक्रीशन। और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ब्लड फिल्ट्रेशंस। याद आ रहा? अच्छा, बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ दिवाली के चक्कर में। आई थिंक दिवाली की छुट्टी थी ना, और दिवाली के चक्कर में बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ। तो भूले तो नहीं है, मुझको तो याद रखे हो तो भूल गए। मुझको अगर याद रखे होगे तो ब्लड फिल्ट्रेशन भी याद होगा। या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन को, यूरिन फॉर्मेशंस। क्लास शांति से जाएगी इंशाल्लाह आज, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आए। जो 118 एलिमेंट है उसी में से लोग हैं, 119 120 वाला नहीं है सब। तो इसलिए क्लास अच्छा जाएगा, क्योंकि सब नहीं करते। तो ब्लड फिल्ट्रेशन में हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ये हमने कर चुका है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस, इसकी बात हम लोगों ने कर लिया है। अब बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन इससे मैं बहुत देने वाला हूं, तो ये कर चुके हैं हम। दूसरा हम लोगों ने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की भी बात कर ली है। इनसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव नहीं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस। और तीसरा सिलेक्टिव सिक्रीशंस। सिलेक्टिव सिक्रीशंस, इसकी बात करना बाकी है। यानी ब्लड फिल्ट्रेशन में जो 3 स्टेप्स है उसको मैंने लिखा हुआ है। पहला स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स, तीसरा स्टेप्स। पहला स्टेप खत्म हो चुका है, दूसरा भी हम लोगों ने कर लिया है ना। तो बताओ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? मैक्सिमम पीसीटी में। और मिनिमम कहां पे होता है? तो मैक्सिमम है तो मिनिमम भी होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता? क्या नाम है तुम्हारा? जोगेंद्र सिंह। मिनिमम लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, लिखा होगा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। इतने यहां तक हमारा क्लियर है। हमारा आगे सिलेक्टिव सिक्रीशन, लास्ट स्टेप ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन है सिलेक्टिव सिक्रीशन। तो हमारा हेडिंग डलेगा सिलेक्टिव सिक्रीशंस। सिलेक्टिव सिक्रीशंस। स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में पहली बात मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये एक्टिव प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस को करने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ये एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इसमें। बोलते किसको है ये सिक्रीशन? तो उसके लिए तुम्हें इस डायग्राम को देखना होगा, इस डायग्राम को देखना होगा। इस डायग्राम को याद आ रहा? थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, मैं पूरा नहीं बना रहा, तो नहीं बनाकर छोड़ देता। इसका क्या नाम है? रीनल ट्यूब्यूल। ऐसे रफली मैंने एक डायग्राम देख लिया, और यहां पे मैंने एक ब्लड कैपिलरीज बना लिया। ये क्या है तुम्हारे पास? ब्लड कैपिलरीज है। एक ही है तो कैपिलरी कह लो, कैपिलरीज रखो, बहुत सारे होंगे। यहां से जो कुछ वेस्ट है ना वो निकल के यहां पे आए, किसमें? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, यानी किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। इस प्रोसेस को
सिक्रीशन कहते हैं। लेकिन सेलेक्ट करके सारी चीजें नहीं, सेलेक्टिव सिक्रीशन मैंने बोला, मतलब हर चीजें नहीं, जो वेस्ट है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, उन चीजों को यहां पे कर देना। फिर पीछे से अगर तुम याद करो तो तुमको क्या मालूम था कि यहां पे ब्लड आता है, यहां पे ब्लड आता है और यहां पे ब्लड फिल्ट्रेट होता है, यहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यहां पे फिल्ट्रेट बन जाता था। जितना फिल्ट्रेट बनता था उसका 99% वो वापस कहां चला जाता था? ब्लड में चला जाता था। उसको क्या बोले थे? रीअब्जॉर्प्शन बोले थे। यहां से जो ब्लड में चला जाता था इसको तुम रीअब्जॉर्प्शन बोला करते थे। जो पीछे हमने पढ़ा था पिछला टॉपिक में, वहां पे तुम अच्छे से जाके फिर से पढ़ सकते हो जिनको नहीं आता। अगर इस टिब्यूल से निकल के ब्लड के अंदर कुछ जाएगा उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। ऑब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि वो चीज ब्लड से यहां आई थी और वापस ब्लड में जा रही है, तो रीअब्जॉर्प्शन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, नॉट ऑब्जॉर्प्शन। ब्लड में ऑब्जॉर्ब तो हो रहा लेकिन पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है, ब्लड से आके फिर ब्लड में ही जा रहा। यहां ब्लड से ही आया था फिल्ट्रेट, उसका 99% का हुआ, रीअब्जॉर्ब हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? 99% नहीं भाई, 99% तो रीअब्जॉर्ब हो गया था, मैंने ये लिखा था। अब फिर जब 99% रीअब्जॉर्ब होता है तो उसमें कुछ ऐसे मटेरियल भी चला जाता है जिसको नहीं जाना चाहिए था। तो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान पे कुछ ऐसे मटेरियल भी चला जाएगा जिसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी टॉक्सिक मटेरियल जा सकता है। उस टॉक्सिक मटेरियल को कहता है नहीं नहीं गलती से आ गया, ले ले जल्दी। जैसा होता है कि तुम को मैंने 10 चीजें दी, चल वापस दे 10 दे, 10 नहीं, पूरा 10 छीन लेते हैं। अरे फिर याद आता है नहीं नहीं यार 2 दे देते वरना भूखा मर जाएगा, ये भी खाने का डब्बा था वो, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, बाद में हम 2 दे दिए। तो वही बात है कि ले तो लिया था बहुत सारा, फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं यार सबको नहीं लेना है, कुछ वापस भी कर देना है इसके पास भी। तो फिर दोबारा से कुछ चीजें वो वापस कर देता है और वो बिल्कुल बेकार होता है, ब्लड के लिए बिल्कुल वेस्ट होता है, यानी टॉक्सिक मटेरियल होता है। इसीलिए उसको वापस कर दिया जाता है, कहां से? ब्लड वेसल्स में से। कहां पे? रीनल टिब्यूल में, यानी किडनी टिब्यूल में, ब्लड वेसल्स में से किडनी टिब्यूल में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? सेलेक्टिव सिक्रीशंस। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? सेलेक्टिव सिक्रीशंस। सेलेक्टिव सिक्रीशंस। अगर डेफिनेशन समझ में आया, मैंने डेफिनेशन नहीं समझा, तुमने अजीब समूह बना लिया। चलो मैं बताते क्या हुआ। डेफिनेशन समझ में नहीं आया, मैंने क्या बोला? 99% चीजें ये ऑब्जर्व हो गई थी पिछले केस में, लेकिन ऑब्जर्व करते वक्त कुछ ऐसे मटेरियल भी आ जाता है जिसकी जरूरत नहीं। यूरिया की ब्लड को जरूरत है, लेकिन सिर्फ पर 100 ml ऑफ ब्लड में 17.5 ग्राम होना चाहिए। 30 ग्राम आ गया है तो थोड़ा सा वापस करेंगे ना। कैल्शियम की जरूरत है ब्लड में, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ज्यादा चला गया तो उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम भी तुम्हारे लिए क्या करेगा? किडनी स्टोन बनाने की प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है या दूसरे टॉक्सिसिटी लेवल फैला सकता है। ऑक्सलेट आयन है, टमाटर के हम सूप पी लेते हैं, टमाटर के सैलेड खाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं तो जरूरत से ज्यादा ऑक्सलेट आयन बन गया ब्लड के अंदर, तो फिर भाई उसको वापस करना पड़ेगा, वरना वो भी किडनी स्टोन बना सकता है। तो ज्यादा टमाटर खाने से अगर वापस सिक्रीशन नहीं हुआ तो किडनी स्टोन बन सकता है। ये ब्लड फिर बार बार सर्कुलेट करेगा और किडनी स्टोन बना देगा, तो दिक्कत आ जाएगी ना। इस तरह के चीजों को जो एक्स्ट्रा अमाउंट में चला गया है तो वो ये वेस्ट बन गया है। अब उसी को वेस्ट में कह रहा हूं। वेस्ट का मतलब वो नहीं जो हम बाहर देख रहे हैं, कूड़ा कचरा नहीं, हमारी बॉडी के अंदर का ही न्यूट्रिएंट है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो वेस्ट की तरह काम करता है, यानी टॉक्सिसिटी की तरह काम करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उतने को वापस कर दिया जाएगा किडनी ट्यूब्यूल को। उस प्रोसेस को हम सेलेक्टिव सिक्रीशन कहते हैं। चीजों को सेलेक्ट करके कितना रखना है कितना नहीं रखना, और फिर वापस हम कह रहे हैं टिब्यूल में भेज रहे हैं, उसको सिक्रीशन बोल रहे हैं। व्हाट सिक्रीशन इस्तेमाल कर रहे हैं? सेलेक्टिव सिक्रीशन। चलो भाई यार डेफिनेशन भी लिख ही देते हैं, मैं डेफिनेशन लिखने वाला नहीं था लेकिन लिख देता है। द प्रोसेस by which some waste
secrete from blood vessels to renal tubules. उसको बोल दे सेलेक्टिव सिक्रीशन। उसको क्या बोलोगे? सेलेक्टिव सिक्रीशन। इसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव सिक्रीशन। सेलेक्टिव सिक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लूप ऑफ हेनले कुछ नहीं करने वाला, जिसमें बाउमन कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस का कोई रोल नहीं है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीज नीट में पूछता है, तुमसे नहीं पूछेगा। तो हमको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है कि सिलेक्टिव सिक्रीशन कहते किसको है। तुमसे यही पूछता है कि यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स कौन कौन है, तीनों स्टेप्स का नाम याद रखना है। थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि भाई रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ, सिलेक्टिव सिक्रीशन का क्या मतलब हुआ, ये सब तुम्हें याद रखना है। और पूछे कि मैक्सिमम सिक्रीशन कहां पे होता है, डीसीटी में होता है। कि मैक्सिमम सिक्रीशन कहां पे होता है, डीसीटी में होता है। ये तो सवाल पूछ सकते हो, बकायदी करने के लिए मैंने मना किया था। काउंटर क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो। अगर दिल से कोई नाराजगी ना हो तो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हारा राइट्स है। कभी कभी लेक्चर में मजा नहीं आता, बोरिंग चीजें होती है, लेकिन बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका होता है, काउंटर क्वेश्चन करने लगो। अपने आप नींद भी भाग जाती है, तुम्हारी भी और सबकी, और वो चीजें फिर अच्छी लगने लगती है। तो बोरिंग तो खैर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम बायो की कॉपी लेके नहीं आओगे, आज बायो की क्लास नहीं थी तो क्या नया क्लास मोड था, मैथमेटिक्स का हो गया, बायो का क्या था पीरियड, मैथमेटिक्स का था या केमिस्ट्री का था, मैथमेटिक्स का। अब जस्ट अपोजिट टू मैथमेटिक्स बायो की क्लास हो गई। अब ये तुम लोगों को इन्फॉर्म हुआ था कि नहीं हुआ था ये नहीं पता ना। ह्यूमन नेचर है ना, एक तरह के बोर्ड में बहने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बोर्ड को तो तोड़ना है तुमको। आज के जमाने की जो रिक्वायरमेंट है, एक मोड है, जैसे कि मन कर रहा, मैं अभी फिजिक्स सोल्व कर रहे हैं, फिजिक्स सोल्व करते करते फौरन बायो पे जाना पड़ेगा, फौरन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा एक मतलब एक्टिविटी अपने अंदर डेवलप कर लो, एक फीचर जो फ्यूचर में तुम्हें यानी अगले साल बहुत फायदा करने वाला है, उस तरह की चीज। उसे एग्जाम में टेस्ट में तो होता है ना ऐसा। तब सिक्रीशन तुमको समझ में आ गया होगा। 2 पैसे का ये टॉपिक था, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था, क्यों? तो सिर्फ 2 पैसे का था ना, अगर तुम खरीदोगे तो 2 पैसे में आएगा। सेलेक्टिव सिक्रीशन लास्ट स्टेप था किसका, यूरिन फॉर्मेशन का। अब तुम एक चीज देखना, लिख चुके होगे शायद, नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर चुके होगे तो उससे ज्यादा क्या देखना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि टाइम नहीं है अभी। मोबाइल मिलता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसमें बात करना है, थोड़ा सा पबजी खेलना है, वो उसमें से वीडियो लेक्चर देखना। वीडियो लेक्चर देखना है तो हाई क्वालिटी में क्यों नहीं देखेंगे, पीडब्ल्यू वगैरह का, ये भी बात है। हो गया? देखो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, टाइम खराब हो गया था ऑलरेडी, बाद में इसको पीछे कर करके लिखना। चलो एक चीज और कि सबसे पहले जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ था तो वहां से हमको क्या मिला था, फिल्ट्रेट मिला था। क्या मिला था? फिल्ट्रेट मिला था। ये बात को देखना सुनना, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी पहला स्टेप हुआ था तो वहां से हमें फिल्ट्रेट मिला। दूसरा स्टेप था क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। वहां से हमको क्या मिला, चीजें यहां से निकल के वापस गई ब्लड में, यानी कि कुछ चीजें वापस गई और वो चीजों को हम क्या नाम दे देते हैं, रीअब्सॉर्ब्ड मटेरियल। रीअब्सॉर्ब्ड मटेरियल या रीअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस बोल सकते हैं, मटेरियल बोलो। वो चली गई, माइनस लिखा हमने, माइनस। फिर वापस आया कुछ, फिल्ट्रेट भी आके मिलेगा, जो गया था कुछ उसमें से वापस आया तो उसके लिए हम प्लस साइन लगा देते हैं और उसको हम कहते हैं सिक्रेटेड सब्सटेंस या मटेरियल। सब्सटेंस अच्छा लग रहा है यार, मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये जोड़ घटा के जो कुछ आया है उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम यूरिन बोलते हैं, वो बना है यूरिन, यूरिन उसको हम कहते हैं यूरिन। तो ओवरऑल ये सब कुछ होने के बाद जो बचता है, और ये बचता कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। सब कुछ होने के बाद कहाँ पे हुआ, कलेक्टिंग। रियल फील करना है तो देखो मैं फिर से ये बना रहा हूं, ये चाहो तुम बनाओ या ना बनाओ, इसके मैं नहीं कह रहा हूं, ये बार बार बनाओ या ना बनाओ। लेक्चर को देख के, और नहीं देखना तो फिर धड़ स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो, कुछ चीजों का नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे डायग्राम का ये है ना। अब यहां पे बना क्या था, यहां पे फिल्ट्रेट बना था, एफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट से बाद फिर रीऑब्जर्व हुआ, यहां पे जब जैसे आगे बढ़ा ये फिल्ट्रेट, तो यहां से क्या होने लगा था, रीऑब्जर्प्शन शुरू हो गया था। यहां पे रीऑब्जर्प्शन शुरू हो गया था, रीऑब्जर्प्शन शुरू हो गया था। रीऑब्जर्प्शन का मतलब कि चीजें निकल निकल के इधर जाने लगी थी, चीजें निकल निकल के ब्लड में जाने लगी, ब्लड में जाने लगी, ब्लड में जाने लगी, चीजें निकल निकल के ब्लड में जाने लगी। इसको कहा मैंने रीऑब्जर्प्शन बोला था ना, ब्लड में जाने लगी थी। या फिर कुछ चीजें ब्लड में जाने के बाद ब्लड इसको वापस कर देता है, वो यहां पे भी कुछ वापस कर रहा है, इधर तो कुछ करता ही नहीं है, यहाँ पे भी कुछ सर यहाँ पे ऐसे कुछ वापस कर रहा, उल्टा कर दिया मैंने, क्या हाँ यहाँ पे वापस किया, इसको हमने कहा सिक्रीशंस। इसको मैंने कहा सिक्रीशंस। और जो ब्लू कलर से लिखा है उसको मैंने क्या कहा, रीऑब्जर्प्शंस, इसको मैंने कहा रीऑब्जर्प्शंस। ये सारे घटनाक्रम होते हुए यहाँ पे कुछ बच गया, कुछ चीजें यहाँ पे बच गया। ये जो बचा है इसको कहते हैं यूरिन। यहां पे था फिल्ट्रेट, और ये सारा कुछ होने के बाद, यानी रीऑब्जर्प्शन और सिक्रीशन होने के बाद लास्ट में जो बचा है उसको हम यूरिन कहते हैं। ये यूरिन हमारा बन गया, ब्लड फिल्ट्रेट हो गया, यूरिन जो छांट है ना, छांट एक्स्ट्रा तो क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल वो बचा है, उसको हमने यूरिन नाम दे दिया है। यूरिन कहां पे बच रहा, एट द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। तो यूरिन फॉर्म्ड कैसे होते हैं ये तो तुम्हें मालूम है, कहां होता है ये भी पता होना चाहिए, कलेक्टिंग डक्ट में होता है, वो भी एट द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। नहीं समझ में आ रहा, ये एक्सप्रेशन ही ऐसा देना चाह रहे हो सब, मतलब क्या तबीयत खराब है, फीवर ओवर है? फीवर मेरे को ही था 2-4 दिनों से, मजा मेरे को भी नहीं आ रहा था, लेकिन एक्सप्रेशन तो सही से दो। ऐसा लग रहा है कि सबकी छोड़ के एक साथ चली गई है, फिर भी यार खुश रहना चाहिए, उसमें भी जाने वाली तो चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, क्या टेंशन है, दुनिया तो लगा ही है आने और जाने वाले के लिए, और उसके लिए क्या, जो चली गई उसके लिए क्या परवाह करना। देखो अब सही आया, इसके स्माइल आया चेहरे पे। ये बातें ऐसे ही करना चाहते हैं। आप बताओ, बात मैंने मजाक में बोला लेकिन बात तो सही बोला। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं रुकता, तो कोई किसी के लिए नहीं रोना भी चाहिए, और सच मायनों में मर्द वही है जो नहीं रोता है, रोता तो है लेकिन अंदर रोता। एक्सप्रेशन से नहीं पता चलना चाहिए उसकी परेशानी, कमजोर दिल वालों की पहचान होती है। जब तक दिल नहीं टूटेगा कामयाब कैसे होगे, आईएएस कैसे बनोगे, एम्स कैसे निकलेगा, दिल तो तोड़ना जरूरी है। एक बार टूटना है, तोड़वा लो जल्दी, एक बार टूटना है, जल्दी टूटेगा तो संभलने का मौका भी जल्दी आएगा। 11th-12th में टूटेगा तो बिखर जाओगे। जितना लेट है ना, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें तोड़ लिया, कोई ऑर्गेनाइज में जा रहा है नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वहां पेश कर लिया यार, वहां पे दिल टूटेगा तो करियर ही खराब हो जाएगा। या तो इधर तोड़ो या फिर एमबीबीएस में जाने के बाद तोड़ो, वहां पर टूटता नहीं है, ठीक है। अब ये तुम खुद तोड़ो तो बात अलग है, वहां टूटता नहीं है। जब यूरिन के बारे में बताते हैं, ठीक है, दिल के बारे में तो बहुत बात बताए हैं, जब बताए थे तब तुम सुने थे। अभी यूरिन के बारे में बताते हैं कि यूरिन जो होता है वो बेसिकली जो होता है, यूरिन का अमाउंट जो होगा वो तुमको याद रखना है। एक दिन में अमाउंट जो रिलीज होता है यूरिन का वो 1.5 से लेकर 1.8 लीटर होता है पर डे के हिसाब से। फिर इसका पीएच याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीएच
6.5 भी है और किसी बुक में 6.8 भी लिखा हो सकता है, लेकिन मेजरली बुक के अंदर 6.5 है इसका पीएच। स्लाइटली एसिडिक कहना, बहुत एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक बोलना है इसको, क्योंकि स्लाइटली है, 7 से थोड़ा ही कम है। और कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर आएगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल। एसिडिक होता है बेसिक एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक ना लिखे, लिखिए ऑलमोस्ट न्यूट्रल, उस पर लगाएंगे हमने कि एसिडिक लगा दिया। ऑलमोस्ट न्यूट्रल भी माना जा सकता है, क्योंकि 6.8 भी हो सकता है। अगर तुम पानी पीते रहते हो ना, तो ये पीएच लेवल थोड़ा बढ़ेगा, एसिडिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन तुम पानी नहीं पीते हो तो एसिडिटी बढ़ जाती है। और तुम देखना कि फिर जेनाइटल रीजन में यूरिन जब हो रहा होता है, तब वहां पे पेन भी होता है, पानी ना पीने की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं। फिर देखो इस हिसाब से है, यूरिन के अंदर जो अमाउंट है ना, वो दो चीज है इसके अंदर, एक याद रखना, एक सॉल्वेंट है और प्लस दूसरा जो है सोल्यूट है। उसको हम ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक सोल्यूट कहते हैं। ये सोल्यूट खाली कह लो, दूसरा खाली कह लो सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। यूरिन एक तरह का सोल्यूशन है, क्या वो नहीं दिख रहा क्या? यूरिन एक तरह का सोल्यूशन है, उसमें जो सॉल्वेंट है वाटर है, और 95% वाटर है। यूरिन के अंदर जो फ्लूइडिटी वाली नेचर है वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर 95% वाटर है, केवल 5% है ना उसमें सोल्यूट है, दूसरी चीजें हैं। ये 5% है, और 5% में कुछ ऑर्गेनिक चीजें हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक चीजें हैं। ये सोल्यूट है, जो सोल्यूट है 5% का जो सोल्यूट है ना अपने पास यूरिन में, सोल्यूट जो है यूरिन में, उसमें कुछ ऑर्गेनिक चीजें भी है, कुछ इनऑर्गेनिक चीजें भी है। ऑर्गेनिक चीजें भी है और कुछ इनऑर्गेनिक चीजें हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या क्या, जैसे कि यूरिक एसिड, नाम तो सुना है, नाम सुना है, यूरिया नाम तो सुना होगा, ये तो उतना ही फेमस है जितना अमिताभ बच्चन। देखो यूरिया कौन नहीं जानता, यूरिक एसिड ये तो भाई वैसे वाला है, टाइगर श्रॉफ टाइप के, सब नहीं जानते, जान भी सकते, ठीक, इतना ज्यादा फेमस नहीं है। एक और भी है, नाम है उसका क्रेटिनिन, ये तो इमरान हाशमी टाइप का है, ज्यादा फेमस नहीं है। क्रेटिनिन ये भी है ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन, ये तो सीरियल का हीरो है, ज्यादा लोग नहीं जानते। मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन जब अपना एक्शन पूरा कर देता है तो उसके वेस्ट होते हैं ना, उसको मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन बोलते हैं। ये सब ऑर्गेनिक चीजें हैं जो यूरिन के अंदर हमें मिल सकता है या मिलता है, ये रिलीज्ड यूरिन के अंदर मिल सकता है। जो एक्स्ट्रा यूरिया होता है वो भी निकलेगा, जो यूरिक एसिड है वो निकलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में उसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड जरूरत है उसकी। इनऑर्गेनिक चीजों में क्या क्या हो सकता है? तो इनऑर्गेनिक में सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और सल्फेट हो सकता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट हो सकता है। इस तरह की चीजें इनऑर्गेनिक चीजें हो सकता है आपके सॉल्ट आपकी यूरिन के अंदर हो। यूरिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तुमको दे दी, यूरिन बनता कैसे है और यूरिन कितना होता है, पीएच क्या है, यूरिन के अंदर क्या क्या है। मेन इंपॉर्टेंट, यूरिन के अंदर वाटर का अमाउंट पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है मेरी तरफ से, और वो है कितना, 95% वाटर। अगर अमाउंट भी पूछ ले तो तुम्हें मालूम है कितना लीटर रिलीज होता है पर डे, उससे तुम निकाल सकते हो कि वाटर उसमें कितना होगा। एक दिन में हम लोग कितना वाटर निकालते हैं? 90, अब 1.5 लीटर के मान लेते हैं कि एक दिन में हम 1.5 लीटर यूरिन है हमारे, तो हमारी बॉडी से वाटर कितना निकल रहा है? 1 लीटर प्लस में निकल रहा होगा, क्यों? 95%। अब पी रहे हैं 1 लीटर पानी, सर्दी आ रहा है ना, लड़कियां तो ऐसे आधी लीटर भी नहीं पिए, ऐसे भी है कि वो तो पानी नहीं पीना चाहती, कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहती, नहाना भी नहीं चाहती। एक्चुअली उनके बाल बहुत लंबे होते हैं तो नहाने में बहुत तामझाम होता होगा, इसलिए नहीं नहाती। हम जिस लड़की से पूछते हैं सब ये कहती है यार नहाने का मन नहीं करता सर्दी वर्दी में। ठीक है, हो सकता है, नहाने का मन तो हमें भी नहीं करता, लेकिन यार मन से सारे काम नहीं होते ना।
पर वो लोग करती है ना, वो लोग मन से ही सारा काम करती है। उनके मन के चक्कर में है तो ये देखो हाइजेनिक पानी पूरी वाला लखपति बन गया है क्योंकि उनको मन बहुत ज्यादा करता है। अरे अब देखो उसके पास बहुत पैसा हो गया है, किसी दिन कोचिंग ना खरीद ले। और ये सब लड़कियों के मन की वजह से हुआ है, बेचारा का बहुत फायदा हो रहा है, अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं और हम लोग किडनी के डिसऑर्डर पे बात करते हैं। सारी बातें हमने कर ली जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। अब आउट ऑफ सिलेबस हम जाते हैं और वहां पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने हैं। सबसे पहला अपना किडनी डिसऑर्डर, कि किडनी में क्या क्या तकलीफ हो सकती है, जो डेली यूज के डेली लाइफ में तुम देखते रहते हो, किसी के चाचा के, तो किसी के मम्मी के, किसी के पापा के, ये सब हो रहा होगा किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब तुम्हें उसको पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ये इतना जनरल टाइप के सवाल है कि तुमसे पूछा जा सकता है यहां से। 11th एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ PSQs के अंदर इससे रिलेटेड सवाल आए हैं। पहला किडनी डिसऑर्डर में नाम मैं ले रहा हूं, वो है अपना एक्यूट रीनल फेलियोर। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्यूट रीनल फेलियोर। नाम मैंने अपनी जबान में ले लिया, लेकिन अब तुम्हारी जबान में बात करता हूं। इसको और मैं क्या बोल सकता हूं? किडनी फेल। किडनी फेल हो गया है, सिंपल बात। इफ किडनी फेल, अगर किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेल। अब किडनी फेल होने का क्या मतलब होता है? इसने कोई एग्जाम दिया था जो पास नहीं हो पाया, क्या हुआ? फेल होने का क्या मतलब होता है? उसका क्या काम है? ब्लड का फिल्ट्रेट करना। तुम्हारा क्या काम है? पढ़ना। तुमने पढ़ाई की है, इस बात का क्या सबूत है? मार्क्स। नहीं आया, नहीं पढ़ाई की, नहीं पढ़ाई की मतलब तुम फेल हो गए। इसका काम है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। फेल होने का मतलब नहीं किया, यानी कि किडनी फेल्स टू फिल्ट्रेट द ब्लड, फेल्स टू फिल्ट्रेट द ब्लड। ब्लड को फिल्ट्रेट करने में फेल हो गया, निकम्मा निकला, तब कहते हैं किडनी फेल हो चुका है। एक प्रॉब्लम तो ये होता है आपसे। दूसरा होता है जो है रीनल कैल्कुली। अब तुम कहोगे क्या बकलोली है, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं इसको, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन कब होता है? जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम आ जाता है ब्लड के अंदर ना, तो भी किडनी स्टोन होता है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड ऑक्सलेट आयन। एंड ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा खाओगे टमाटर से तो हो सकता है। ये कैसे होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड से आता है ये ऑक्सलेट आयन। इस तरह के होता है एक कॉम्प्लेक्स ऑक्सैलिक एसिड्स। इस तरह का इसको, और यहां से दोनों में H हटा दूंगा तो ये हो जाएगा C2O4 2-, उसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। अगर मैं यहां से हटा दूं, ये पूरा का फॉर्मूला ये होगा C2O4 H2, C2H2O4 ऐसे होता, पूरा तो ये होता है एसिडिक का H2O4 है, लेकिन इसमें से दो H को निकाल देते हैं तो C2O4 2-, और इसको बोलते हैं हम ऑक्सलेट आयन। ये ऑक्सलेट आयन टमाटर से निकल सकता है, टमाटर खाने से, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए उसको, जितना रिक्वायरमेंट है ना। सैलेड खाना अच्छा चीज है, ठीक है, बॉडी को हेल्थ एक्टिव रखता है, हेल्दी रखता है। नाश्ते में अगर तुम सैलेड खाओ, अब सैलेड देखो हमेशा वेजिटेबल का ही नहीं होता, फ्रूट वाले भी सैलेड को सैलेड ही बोलते हैं। जो फ्रूट चाट हम बोलते हैं ना, वो भी एक सैलेड में काउंट होता है। अंग्रेज लोग खाते हैं ना, गोरे लोग, मतलब अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन वगैरह सब बहुत खाते हैं, साउथ अफ्रीकन में ये सब चीजें, वो कितना एक्टिव हुआ करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, पूछो क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, वेरी फाइन, चलो ओके। और हमारे यहाँ पूछो क्या हाल है, हाँ, छोले भटूरे खा के बैठे हुए, पेट भारी है, दिमागी काम नहीं पूरा है, पूछा क्या उसने, फिर थोड़ी देर अच्छा हाँ सब ठीक है, ठीक है। लेट रिएक्शंस अक्सर देखोगे सुबह सुबह हम लोगों का रिएक्शन लेट होता है, क्योंकि हम लोगों का ना
नाश्ता करने का तरीका ये लगा, हम ऑयली खाना से शुरुआत करते हैं। या तो सुबह पूरी सब्जी मिलेगा, ये ज्यादा अगर हल्का मिलेगा तो भी ब्रेड ऑमलेट तो मिलेगा, मतलब ऑयल तो कनेक्टेड है लाइफ में। और यही है हमारे जो ब्रेन के फंक्शन को और बॉडी की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने वाला। हम लोग ज्यादा होशियार बनते हैं लेकिन है नहीं, दिमाग वाले बनते हैं ना इंडिया, लेकिन है कहां। अपने लाइफ के बारे में सबसे गलत डिसीजन हम ही लोग तो लेते आए, और ये परंपरा बना है। किसी भी घर में नाश्ते में सैलेड नहीं बन रहा, फ्रूट चाट नहीं बन रहा, मैं हो सकता है कि 1-8% निकल जाए किसी शहर के अंदर लोग, लेकिन नाश्ते में कोई पराठा खा रहा है, कोई ब्रेड ऑमलेट खा रहा है, इस तरह की चीज खा रहा है। ये जो है हमारी जो पढ़ने की क्षमता है, इंटेलिजेंसी है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। नाश्ते में जो है करना, दलिया का कर सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, दलिया ऊपर बचा का बचा रह जाता है ये, और भी इस तरीके के आइटम्स होते हैं। या तो हमें छोले खाने का बहुत शौक है, चना चिवड़ा डाल लेके खा रहे हैं सब चीजों को। तो सैलेड खाना है, ठीक है, अगर तुम सैलेड खाते हो तो ऐसा नहीं कि भर भर के 4-5 टमाटर ही काट लिया, हर रोज टमाटर ही खा रहे हैं, यहां से प्रॉब्लम हो सकता है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट आयन डिपॉजिट हो जाएगा, किडनी स्टोन यहां से भी हो सकता है। चलो एक और बीमारी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो है यूरेमिया। ये अक्सर होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया स्टोर्ड इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर एक्सेस यूरिया आ जाता है, एक्सेस यूरिया हो जाएगा ब्लड में, तब हो जाएगा उसे। इसका नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल काउंट है ना, वो जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है वो 17.38 मिलीग्राम, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड में होना चाहिए। लेकिन अगर इसे ज्यादा कर देता है, 30 मिलीग्राम कर दिया तुमने, तो बैंड बच जाएगा, मतलब स्टोन यूरेमिया हो सकता है। और इसमें ना बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, मरने जैसी हालत हो जाती है, पूरा बर्डन सुन्न हो जाता है, पॉइजन फैल जाता है, ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। और इसी केस में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है अक्सर। यूरेमिया वाले लोग अक्सर डायलिसिस के लिए जाते हैं, ये वाले भी जाते हैं, ये वाले भी जाते हैं डायलिसिस के लिए। और एक और होता है डायबिटिस इंसिपिडस। डायबिटिस इंसिपिडस नाम तो सुना होगा। इसमें क्या होता है कि वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज्यादा होता है, दिन भर बाथरूम में ही जाता रहता, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, उसको यूरिन बहुत लगे, जितना पानी पिएगा सब निकाल देगा ऑलमोस्ट। 2 लीटर तो 2 लीटर, 3 लीटर तो 3 लीटर। उसके प्यास भी लगती बहुत है और जाता भी बहुत है, दूसरे लोगों की बारी नहीं आ पाती है, ठीक है। इसके चक्कर में कंप्लेन पहुंच जाता है कि खाली ये बाथरूम में ही रहता है। अल्लाह ना करे कैसा किसी हॉस्टल में हो किसी को। डायबिटिस इंसिपिडस है जो ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, नाम लिख चुका हूं पहले इसका फुल फॉर्म। एंटी डायरेटिक हार्मोन, डायरेटिक का मतलब वाटर लॉस से बचाने वाला हार्मोन है, और इसकी हो गई कमी तो वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, एक्सेसिव वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर लॉस, उसको डायबिटिस इंसिपिडस कहते हैं। एडीएच की कमी की वजह से होता है। फुल फॉर्म एडीएच का क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन। खत्म, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। क्या, किडनी डिसऑर्डर खत्म। किडनी डिसऑर्डर में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस रखने वाली, वो है किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल हो गया है तो क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी सोचें। अगर मान लेते हैं तुम्हारा किडनी फेल हो गया, क्या करोगे? सबसे पहला बढ़िया इलाज क्या है, किडनी चुरा ले किसी से, मतलब किसी से ले ले, बदल ले, यानी किडनी ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए डोनर चाहिए। सब्जी की दुकान पे तो मिलता नहीं है, ना किसी फार्मेसी की दुकान पे मिलता है, इसके लिए डोनर ही चाहिए। किडनी पहले से जो पड़ा हुआ होता है वो देखो बहुत लंबा समय तक नहीं होगा, इसको फ्रीज करके रखते हैं, उस किडनी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर वो 4 घंटा पहले से निकाला गया है तो ठीक है, भरोसा कर सकते हो। लेकिन 40 दिन पहले का है तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। काम आज कर रहा है, बहुत जल्दी बोल भी सकता है। तो आपको क्या चाहिए, डोनर चाहिए हर आदमी। पहला ट्रीटमेंट हमारा, पहला जरूरत क्या है कि मुझे कोई डोनर मिल जाए। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर का बढ़िया ट्रीटमेंट कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, उसके लिए डोनर
की जरूरत है। बेस्ट डोनर कौन होगा? जो तुम्हारा कोई जुड़वा भाई होगा ना, आइडेंटिकल ट्विंस, वो सबसे अच्छा डोनर है। हालांकि वो देगा नहीं, भाई तो देगा ही नहीं, वो तो जमीन का टुकड़ा नहीं देता, किडनी कहां से दे देगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी, उसका अगर वो नहीं तो फिर पेरेंट्स, अगर मान लो उनका मैच नहीं किया तो पेरेंट पे हम आते हैं। पेरेंट का भी मैच नहीं किया, चलो सिबलिंग का देख लेते हैं। वो भाई ट्विंस वाले भाई नहीं, ऐसे वाले भाई। ट्विंस का मतलब वो बहु शकल वाले भाई, सबसे पहला प्रायोरिटी उन्हीं को देना था कि सबसे पहले उन्हीं से पूछना, दे रहे किडनी। अब वो नहीं देगा, मना करेगा, तब माँ बाप के पास जाएंगे, उनका मैच ही नहीं कर रहा, वरना अम्मी तो दे ही देती। हाँ यार ये क्यों, लेकिन झाड़ू से भी मार सकती है, क्या पता। चलो, लेकिन उसके बाद चलो अपने भाई बहन के पास गए, दूसरे वाले, जब जोड़वा नहीं दे रहा था तो दूसरा वाला कहाँ से देगा। वो तो कहेगा कि अभी मुझे अमेरिका जाना है, 10 साल वहां जॉब करना, ये करना, मैं एक किडनी पे कैसे ये सारा काम करूंगा। फिर उसके बाद नहीं तो रिलेटिव्स देना नहीं, वो तो लेना चाहते हैं तुम्हारी सुकून को, रिलेटिव्स के पास जाना है। चलो सबसे लास्ट में आउटसाइडर यानी फ्रेंड्स की बारी आती है। फ्रेंड एक ऐसा रिश्ता है कि दे सकता है, लेकिन उसकी मैचिंग की प्रोबेबिलिटी ऐसी है बहुत कम। ये डोनर का कुछ सीक्वेंस है, डोनर कौन बेस्ट होगा उसके हिसाब से मैंने ऑर्डर बताया, उससे रिलेटेड हम ये सारी बातें लिख देते हैं। तो किडनी अगर फेल हो चुका है तुम्हारा तो तुम क्या करोगे? अगर किडनी फेल हो चुका है, तो सबसे पहला उपाय क्या है? किडनी फेलियर है, हो चुका है, तो पहला उपाय इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि चलिए हम ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचते हैं। अब ट्रांसप्लांट के लिए क्या चीज चाहिए? डोनर की आवश्यकता है, डोनर रिक्वायर है। कौन रिक्वायर है? डोनर। अब डोनर में बेस्ट डोनर कौन है? तो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं मिलेगा, पेरेंट के पास आओ। ये पेरेंट ने भी धक्का मार दिया, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, वैसे भी धरती पे बोझ हो और किडनी और ले मांग रहे हो, कल निकल रहे यहां से, जाओ अलीगढ़ में ही रहो, ठीक है। फिर पेरेंट के बाद आए सिबलिंग, ये तो तुम्हें जूता निकाल के मारेंगे, सो उनके पास चले गए तो ठीक है। और रिलेटिव्स, ये तो गंदी वाली गाली लेके भगाएंगे तुमको, गाली दे। रिलेटिव्स पे हम चले गए। उसके बाद आता है फ्रेंड यानी आउटसाइडर। यहां मिल सकता है क्योंकि दोस्ती का ऐसा रिश्ता है, हालांकि आजकल दोस्ती उससे मिलती नहीं है। आजकल दोस्ती ये जो होती है वो गिबतखोरी के लिए है। 4 लोग दोस्ती इसीलिए तब तक है जब तक उन चारों का एक ही दुश्मन है जिसके बारे में वो मिलके बातें कर रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, दोस्ती है। कल जाके नहीं होगा तो फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी। और फिर आजकल दोस्ती में यही सब हो रहा है, ज्यादातर हम देख रहे हैं तो यही हो रहा है। वो फलना देखो ना ऐसे कर रहा था, होलना कैसे कर रहा है, बैठा है साला, लड़का भी बैठा है ना, वो उसके अंदर भी यही वाली आदत है। हालांकि लड़कों में कम होती है, लड़कियों की ये फीचर है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ लड़कियां, ठीक है। मतलब काफी बड़ा फीचर है, बिग फीचर, लेकिन मुझे वो चीज ट्रांसफर होते हुए नजर आई है कई जगहों पे। मैंने देखा कि अब लड़के भी करने लगे हैं। देखो अगर ये सब करे ना तो ये मोरल साइंस के हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम दुनिया का सबसे अजीम और तरीन गुनाह जो है वो यही है, किसी के बारे में बात करके ठहाके लगाना, उसके अनप्रेजेंस में, एब्सेंस में। इससे ज्यादा बड़ा गुनाह तो नमाज छोड़ना भी नहीं है। हो भी सकता है नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उसके अलावा यानी कि सब जीना, कत्ल, इन सब से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है इन चीजों को। हालांकि आदमी अच्छे अच्छे घर के जो दीन इस्लाम की बात करता वो भी कर रहा है ये काम। मैं उन लोगों को बहुत छोटा इंसान समझता हूँ, बहुत छोटा। तुम अभी बच्चे हो, जब बड़े हो ना तो ये सब मत करना। अच्छा अभी तुम कर भी क्या सकते हो, ये सब चीजों में क्या कर सकते हो, ये सब तुम्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तुमको क्या अच्छा लगा? जब कोई किसी की बात कर रहा था हम कह देते हैं यार, जब आएगा तो उसे कहना अकेले में मिलके, हो सकता है तुम्हारे कहने से उसके अंदर सुधार आ जाए। मजे लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी के मैटर का। हर इंसान की अपनी एक पहलू होती है किसी भी चीज को देखने का, और हर इंसान के पीछे मजबूरी होती है। कोई गलत काम अगर वो कर पा रहा है तो जरूरी नहीं कि मजे ले रहा, हमेशा खुशी से कर रहा। अगर कोई गलत काम है
या फिर तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि ये दुनिया और दौर चल रही है मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने वाली। अभी हमने सुबह एक न्यूज़ देख रहे थे, ऐसे है ना एनिमेशन बना के हिजबुल्लाह की जो ग्रुप है ना ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें रैपिस्ट करार कर दिया है, मतलब कि वो यहाँ के हर लड़ाका रैपिस्ट होता है, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। वो बहुत नेक होते हैं, क्योंकि वह इस्लाम के खातिर जो हर वक्त शहीद होने के लिए तैयार हो, वाकई उसके दिल में बहुत ज़्यादा नेकी होगी। वरना हम थोड़े बहुत गुनहगार होते हैं ना, मरने की हिम्मत हम में नहीं है कि सामने से कोई बंदूक लाएगा, भाई छोड़ दे, ऐसे करने लगेंगे थोड़ी देर में इस तरीके से, लेकिन वो नहीं करते। कि जो अपना जिगरा इतना बड़ा रखा हो तभी रख सकता है, उसको मालूम है कि मैं अपनी जगह पर राइट हूं, मैंने राइट जिंदगी जी है, तो वो हो ही नहीं सकता। ये सब नैरेटिव है ना, बकवास फैलाई जाती है। वो हमारे इस्लाम में भी कुछ ऐसे है, मुसलमान में भी है। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहूद का और नसारा का एक बेसिक टेंडेंसी होता है सबसे बुराई फैलाना, किसी के बारे में गलतफहमी फैलाना। और जब कयामत आने वाली होगी या इमाम मेहदी का ज़ुहूर होने वाला होगा, तो अब हमारे उम्मत में भी, मेरी उम्मत में भी ये वाली कुछ टेंडेंसी आ जाएगी, कुछ लोगों में गलतफहमियां फैलाना। वो देख रहा, वो इंसान हमेशा जो है ना पीठ पीछे ही बोलता है, सामने नहीं बोलेगा। और एक और बात हमेशा कहेगा, उसे पूछना नहीं, वो उसने ऐसे किया था, मैंने देखा था, उसे पूछना नहीं। जो ये लफ्ज बोलता है वो समझ जाओ कि वही सबसे बुरा है। वरना अगर वो सही होगा तो कहे पूछ के देखना, ऐसे कर रहा था, ये ऐसे बोलेगा। उसे पूछना नहीं, उसे कहना नहीं, ये सारी जो बात बोलता है ना अक्सर इंसान, वो वही बोलता है जो खुद गलत होता है, क्योंकि खुद वो जानता है कि मैंने इसमें जोड़ा है कुछ। और हमारे इस्लाम में बहुत सारी चीजें आ रही है। खैर, हम रिलेटिव्स की बात कर रहे थे, क्योंकि रिलेटिव्स में ये सारी चीजें है। रिलेटिव्स हमें किडनी नहीं दे सकता, हमारी इज्जत दूसरों में ले सकता है। ठीक है कि अरे उसका तो इतने अटेम्प्ट में नीट निकला है, उसका इतने में निकला है। जैसे है ना किसी के तारीफ हो रही है कि अरे हाँ फलना जो है डॉक्टर मेडिकल में हो गया है वगैरह, अकेले ने तीसरा अटेम्प्ट में निकाला था, चौथा अटेम्प्ट में निकाला था, पांचवा अटेम्प्ट में, किसी तरीके से उसके जो करेज है ना, जो इंप्रेशन बन रही है सोसाइटी में, उसको डाउन करना। ऐसे सोसाइटी के लोग होते हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ घटिया लोग हैं। इसीलिए इसके पास किडनी मत जाना लेने के लिए, ये भी नहीं देने वाला, इसके पास पूछ सकते हो, लेकिन इस बार पूछो ही मत, उससे अच्छा इस पे चले जाओ। अगर तुमने क्या किया है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया, इनमें से किसी ने तुमको दे दिया, तो फिर एक काम और करना है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि तुम्हें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेना है। यहां पे एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेना पड़ेगा। इस लेने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर मैच नहीं करता है कोई जीन, तो कंट्रोल हो जाए। पहले के लोग किडनी लेते थे एकदम ब्लड ग्रुप मैच करा के, फिर भी मर जाता था आदमी, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, कुछ एंटीजन है, नहीं मिलेगा ना, तुम अलग हो मैं अलग हूं। तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम हो जाने से हर चीज सेम थोड़ी ना हो जाएगा, तुम्हारे जीन थोड़ी ना मेरा जीन के हिसाब से सेम हो जाएगा। तुम्हारे में जो प्रोटीन बनता होगा एग्जैक्ट मेरे में थोड़ी ना बनता होगा, वरना तुम्हारी तरह मेरी आंखें भी होती, तुम्हारी तरह मेरे नाक भी होता, तुम्हारी तरह मेरी हर चीज होती। कोई चीज तो अलग बन रही है ना हमारी बॉडी में, तो एक दूसरे से अलग है, कोई प्रोटीन तो है। अब कोई प्रोटीन अगर इस तरीके से बन नहीं, मतलब कोई तो जीन है, कोई अगर जीन है तो सारे एंटीजन मैच नहीं कर सकते। कुछ एंटीजन ऐसे हैं जो मैच नहीं करते, और वो किडनी का रिजेक्शन की वजह बन जाएगा। जैसे रिजेक्ट बनेगा, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो उससे क्या, जैसे किडनी लिए ना, फौरन ट्रांसप्लांट करने के बाद, टाका फाका लगाने के बाद डॉक्टर एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देता है, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। इंजेक्शन है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। चलो दूसरा इलाज हम करते हैं इसका। ये तो भाई किडनी नहीं मिली, जरूरी है क्या मिल जाएगी, एक तो डोनर मिलना इतना मुश्किल, ऊपर से उसने पैसे की डिमांड कर दी, तो पैसा है नहीं तुम्हारे पास। चलो 500 रुपये वाला इलाज करते हैं, होमोडायलाइजर का इस्तेमाल, हीमोडायलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। 500 नहीं, कुछ हजार में हो जाता है काम, लेकिन कुछ टाइम के लिए हो पाता है, हमेशा के लिए। अच्छा ठीक है, लिख ले, कहाँ लिख रहा था? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए, एक फंगस ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरम नाम का एक फंगस है, उससे ये चीज ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है। ये
एक ऑर्गेनिक केमिकल है। ओके, चलो देखो, एक हम अब दूसरा इलाज अपने पास क्या है, हीमोडायलाइजर। क्या डायलिसिस के लिए लेके आइए, हीमोडायलाइजर मतलब क्या, डायलिसिस के लिए लेके आइए, यूज फॉर डायलिसिंग। डायलिसिस के लिए, अब डायलिसिस में देखो क्या करते हैं, एक हमारे पास इस तरह का एक चैम्बर होता है डायलिसिस में, इस तरह का एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर के अंदर ऐसे एक ट्यूब फंसा हुआ होता है। इसको कहते हैं सेलोफेन ट्यूब, इस ट्यूब को कहते हैं सेलोफेन ट्यूब। बड़ा आसान तरीके से मैंने बता दिया तुमको, एनसीईआरटी में डायग्राम बड़ी खतरनाक दे रखा, बनेगा ही नहीं तुमसे, यही बना के काम चला सकते, थोड़ा सा और घना बना देना इस ट्यूब को, थोड़ा और रैप करके मैं शॉर्टकट में बनाया हूं। इस चैम्बर का नाम है डायलाइजिंग चैम्बर, डायलाइजिंग चैम्बर, चैम्बर। और इसके अंदर एक फ्रेश, एक सेकेंड रुक जाना, यहां पे काटना, फ्रेश लिक्विड होता है। अब कहोगे यार आप बाद में कर रहे हैं, मेरे पास तो मिटाने का ही नहीं है कुछ। इसका नाम होता है इनलेट और इसका नाम होता है आउटलेट। बस ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। आउटलेट और इनलेट, यहां से हम लोग फ्रेश इसमें लिक्विड डालते हैं, एक फ्रेश फ्लूइड डालते हैं, एक यहां से हम लोग इसमें एक फ्रेश फ्लूइड डालते हैं और उस फ्लूइड का नाम होता है, यदि फ्रेश फ्लूइड डालते हैं और उस फ्लूइड का नाम होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड होगा वो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, एकदम इसके अंदर भर गया, एकदम फ्रेश होता है, इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसके अंदर कह रहा हूं कि नो यूरिया, कोई यूरिया नहीं होना चाहिए अगर फ्रेश है तो, फ्रेश है तो यहां पर लिख देता हूं, अगर ये फ्रेश है तो मतलब उसमें कोई यूरिया नहीं होना चाहिए, नो यूरिया, नो यूरिक एसिड, नो हिपोरिक एसिड, नो हिपोरिक एसिड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर गंदा होगा तो गंदगी कैसे निकालेगा। अगर राम की गंगा पहले से मैली होती तो लोगों के पाप कैसे धोती, वो तो पाप धोते धोते अब गंदी हो गई है, राम तेरी गंगा मैली हो गई है। तो उसी तरह पहले से अगर गंदा होता तो क्या निकालता ये वेस्ट मटेरियल को, कुछ नहीं निकालता। अब देखो और क्या, रेडियल आर्टरी लो, हाथ में एक आर्टरी होती है, अभी दिखा रहा हूं तुमको, रेडियल आर्टरी, रेडियल, ये ना यहाँ पे जो भी कुछ है ना उसको हम रेडियल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मेन एक्सिस के बाहर है ना, तो इसको रेडियल बोलेंगे, इस साइज को, हाथ को या पैर को इस तरह रेडियल मानते हैं। यहाँ पे टाइट सा आ रहा है ना, थोड़ा ना, इसमें दो तीन चीजें आ रही है, दो तीन नस आ रही है, उसमें से एक है आर्टरी और एक होता है वेन, उसको रेडियल आर्टरी रेडियल वेन कहते हैं दोनों। वहां से ब्लड निकालना है, वहां पे ठोकना है और ब्लड निकालना है, यहां से ब्लड निकालना है, और ब्लड निकालते के साथ उसके अंदर एंटी हेपारिन डाल देना, सॉरी हेपारिन डालना है। हेपारिन तो पहले से मौजूद होगा भाई, हेपारिन क्यों डालें। जैसे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया होगा ना, तो जो नेचुरल हेपारिन ब्लड में था वो डीएक्टिवेट हो जाता है। मैंने कहा भी था पहले भी कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि जिससे तुम निकाल रहे हो उसमें ही ऑक्सीजन पहले से मौजूद होगा, जिस ट्यूब से, उससे इसीलिए तुम क्या करो, अपना कुछ हेपारिन डालो वहां पे, ताकि वो कोआगुलेट ना हो, जमे नहीं।
साथ में उस ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस का कर दो, टेम्परेचर घटाओ, अब फिर इसमें अगर इंटर करो, फिर इसमें ये ब्लड चलना शुरू करेगा। ऐसे ब्लड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, यहां तक चलेगा। जब तक ये पूरे में चला ब्लड के अंदर से जो यूरिया था वो भी बाहर आ गया, कहीं पे यूरिक एसिड था वो भी बाहर आ गया, उसके अंदर और भी जो हिपोरिक एसिड है वो भी बाहर आ गया। ये सब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है ब्लड से, तो निकल के छन के निकल गया, यानी फिल्ट्रेट हो गया। ये पार्ट टाइम फिल्ट्रेशन का काम है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन हम कहते हैं इसको। लोग हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोला करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोला करते हैं इसको। अब ब्लड यहां पे आ गए, यहां से ब्लड निकले, यहां ब्लड निकालो। इस ब्लड का जो टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या करो, इस ब्लड को 37 डिग्री सेल्सियस ब्लड बनाओ, ह्यूमन टेम्परेचर पे लेके आओ, फिर एंटी हेपेरिन डाल दो। जो हेपेरिन तुम्हारा डाला हुआ था ना उसको अब डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि अंदर हेपेरिन है मौजूद। एंटी हेपेरिन डालो और उसके बाद जो है इसको ट्रांसफर करो, और इस बार ट्रांसफर कहां करना है, रेडियल वेन में करना है। देखना डॉक्टर दो यहाँ पे निडल डालता है, 2 तरह के पाइप आती है, या तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करता है या कभी कभी एक ही हाथ में हो जाता है। एक तरफ रेडियल आर्टरी से डाला एक को, जहां से वो निकाल रहा है ब्लड, और फिर वापस रेडियल वेन में। यहीं पे दोनों चीज यहीं पे मौजूद है ना, दोनों तो मौजूद है यहाँ पे। एक को रेडियल वेन कहते हैं, एक को रेडियल आर्टरी कहते हैं। दिख भी रहा है, जो ऐसे ब्लू कलर का ब्लूइश दिख जाएगा ना वो रेडियल वेन होता है, उसमें डाल के वापस कर दिया इस तरीके से। और इस तरीके से पूरे में चलता रहता है, बार बार निकलता है, एक से दूसरे में आता है, फिर निकलता आता है और ब्लड फिल्ट्रेट होता रहता है। इस टेक्निक को हम डायलिसिंग कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, और इस या फिर आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। काम चलता रहता है, आदमी मरता नहीं है, लेकिन हाँ ये बार बार जाना पड़ता है। पेशेंट के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है। पता चला कि ज्यादा यूरिया उसके अंदर प्रोड्यूस होता है तो उसको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, डायलिसिस पे ही रहना पड़ेगा। कम है तो दिन में एक आध बार जाना पड़ेगा, और कम है तो हफ्ते में एक आध बार कर जाओ, बहुत कम है तो महीने में एक आध बार जाना पड़ेगा डायलिसिस के लिए। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना था हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। जितनी भी बात कही थी एनिमल एक्सक्रीटरी सिस्टम में वही। प्लांट एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अभी प्लांट एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्लांट का एक्सक्रीटरी सबस्टेंस क्या है। पहली बात, प्लांट के अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, उसके अंदर किडनी नहीं है, यूरेटर नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, ये सब नहीं है, यूरेथ्रा नहीं है, ये सब कुछ नहीं। उसके अंदर स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है, लीफ की शेडिंग कर सकता है वो, फ्रूट की फॉलिंग कर सकता है वो, पीलिंग ऑफ बार्क कर सकता है, बार्क को पील करके फाड़ के उसमें से निकाल सकता है, ये सब कर सकता है प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीटरी सबस्टेंस है वो एक तो CO2 है, दूसरा O2 है, तीसरा वाटर वेपर है। ये गैसवज एक्सक्रीटरी सबस्टेंस है। CO2 रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, O2 फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, ट्रांसपायरेशन के दौरान जब एक्स्ट्रा वाटर वेपर है ट्रांसपायरेशन से निकाल देते हैं, वो किसी भी मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। दिन और रात किसी टाइम पे निकाल सकते हैं। ये कुछ बातें हैं अब कल की क्लास में करके, और कल हम लोग रिप्रोडक्शन शुरू कर लेंगे। चलिए, तो इतना आप अच्छे से याद करिए। यहाँ तक पूरा लाइफ प्रोसेस हो गया है आपका, पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे एक बार जाके आपको नजर मारना है लाइफ प्रोसेस को, शुरू से चाहो तो नजर मार लो, लेकिन एटलीस्ट अगर जिसके पास टाइम नहीं है, पबजी खेलना है, इंपॉर्टेंट है, तो वो सिर्फ एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक जब शुरू हुआ वहां से लेकर यहाँ तक एक बार रीडिंग मार ले। टेस्ट में सिलेबस तो रहेगा फुल, अगर नहीं भी रहे तो एक्सक्रीशन तो रहेगा, बाकी रहेगा। ठीक है।